This is Monica Steva and you are watching my channel Target Judiciary. So guys, अभी तक हमने मुस्लिम लॉ पढ़ लिया, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया. अब बारी है इन सब लॉज की खिचड़ी में थोड़ा कॉमर्शियल लॉ का तड़का लगाने की. तो ले आइए सभी मसाले. अरे मैं हल्दी नमक मिर्च की बात नहीं कर रही हूँ. उठा के लाइए अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो गाइस, लेट्स बिगिन. Hello everyone, this is Monica Sachdeva and you are watching my channel Target Judiciary. Today in this class I will be starting with a very new topic and a new subject as well. This subject, that is Indian Contract Act, is important not only for Haryana Judiciary but also for UGC NET. This subject generally comes in all the judiciary exams, so you have to pay all your attention on this subject. So guys, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. कभी किसी को किसी से कोई कार खरीदनी है तो वो उससे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और कार खरीद लेता है. ठीक है, ऐसे ही आपको न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, है ना. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम अपने एक दूसरे के साथ करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा लॉ अप्लाई करता है, तो वो लॉ है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. राइट गाइज, अब आप कहेंगे कि मैम, अगर ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जनरल, ठीक है, तो वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में लिख देता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होगा. जी हाँ, तो वो वाले जो टर्म्स हैं जो उन्होंने आपस में डिसाइड करी, वो तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर लगती ही हैं, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो टर्म्स बताता है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल चीज़ें दी हुई हैं, वो भी उस पर अप्लाई करेंगी ही करेंगी, क्योंकि वहाँ कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं जो बहुत अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है. ठीक है, वो बेसिक चीज़ हर कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई करती ही करती है. बाकी पार्टीज चाहें तो अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकती हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे गवर्न होगा. राइट, तो ये तो छोटी सी बात रही आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्मॉल इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ है इंडिया में, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है. और ये जो लॉ है वो बेस करता है आपका इंग्लिश कॉमन लॉ पर. किस पर बेस करता है? इंग्लिश कॉमन लॉ पर. ये 1872 का लॉ है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, जैसे कि हर एक्ट में आपको पता होगा कि एक डेट होती है जिस डेट में उस एक्ट को प्रेसिडेंट से एसेंट मिली होती है, पर यहाँ पे आपको ये एसेंट किससे मिली होगी? गवर्नर जनरल से, क्योंकि उस 1872 का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था? जब इंग्लिश पीपल हम पे रूल कर रहे थे. ठीक है, तो ये एसेंट की डेट हो गई 25 अप्रैल 1872. एंड एनफोर्समेंट डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो एनफोर्स जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो 1 सितंबर 1872 से हुआ था. नाउ you have to remember this thing as well कि after coming of J&K Reorganization Act of 2019, ये एक्ट अप्लाई हो जाता है आपका पूरी इंडिया पर. तो जो पहले एक्सेप्शन था आपका द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द एक्सेप्शन इज नो मोर हियर. ओके, अब लेट मी जस्ट टेल यू कि स्टार्टिंग में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 के टाइम, तो इस एक्ट में टोटल सेक्शन जो थे वो 266 थे. ओके, जिसमें 1 to 75 में जनरल प्रिंसिपल दिए हुए थे. 76 से लेकर 123 तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ था. देन 124 से 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे, और 239 से 266 तक आपके पार्टनरशिप के प्रोविजन थे. ठीक है, अब क्या होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका एक अलग सेपरेट एक्ट बना दिया जाता है. ठीक है, कब? 1 जुलाई
1930 इज द डेट आई गेस, ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे 1930, ठीक है। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका एक डिफरेंट एक्ट बन गया, यहाँ से पूरा निकाल कर आप उसको एक अलग एक्ट बना देते हैं। फिर पार्टनरशिप के जो प्रोविजन थे, तो ऐसी नीड अराइज होती है कि पार्टनरशिप के लिए भी एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए, तो अब जो है आपका वो वाला एक्ट भी अलग हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ जो बचता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने के लिए वो है फर्स्ट से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होते हैं, एंड हमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, बेलमेंट के बारे में, एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 124, लाइक फ्रॉम सेक्शन 124 to 238। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ कमिंग ऑन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गाइज आपको अगर हम लॉ की डेफिनेशन ले जाएं जनरल टर्म्स में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू, बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ लॉ, मतलब एज अकॉर्डिंग टू द लॉ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो सेक्शन 2H जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आई विल बी रेफरिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय दिस एक्रोनिम, दैट इज ACA। ओके, तो ACA के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है दैट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ ऑफ, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, this is a mistake here, an agreement which is enforceable by law is contract, okay, as per section 2H. Now you need to know what is the meaning of this term agreement, what is the meaning of the term enforceability and the term law. So I will be explaining these terms one by one. Now coming on the term agreement, agreement is like let me just tell you the section as well. The section is section 2E, okay, 2E। एग्रीमेंट का मतलब होता है हर वो प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ये पर्सन है A और ये पर्सन है B। इस A पर्सन ने इस B पर्सन को प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार सेल करेगा, ठीक है, कार, प्लीज इग्नोर माई ड्राइंग, ठीक है, ये दिस इज अ कार, लेट दिस बी अ कार, ओके। तो A ने प्रॉमिस करा B को कि वो कार सेल करेगा, B ने प्रॉमिस करा ओके कि आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर रुपीज लेट्स से 15 लाख, ओके। नाउ इन्होंने ये एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया, तो ये जो प्रॉमिस है जो इस के लिए एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, तो दिस प्रॉमिस इज, जिसमें कंसिडरेशन भी है और जो प्रॉमिस भी है, दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं, वो हो जाता है आपका एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट समझ में आया, ये सेक्शन 2E में डिफाइंड है। नाउ कमिंग ऑन द टर्म एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है गाइस, जस्ट लेट मी जस्ट रब इट। तो अब एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, एनफोर्सिबल का मतलब माना जाता है कि जब पार्टीज पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने का मतलब है कि अगर वो ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हुए देन द पार्टी कैन इवन अप्रोच द कोर्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज दिस पर्सन A इनवाइटेड B ऑन लंच, ठीक है, A पर्सन ने B पर्सन को लंच के लिए इनवाइट करा, B said okay, ठीक है, कि okay I will be coming to your home for the lunch, but then what happened, A went somewhere on the same day on which he invited B for the lunch, वो कहीं और चला गया, ठीक है। तो B, tell me this simple question, the answer of the question, that whether B can go to the court, whether he can go to the court that A didn't offer me lunch एज ही प्रोमिस्ड, क्या ये कोर्ट जा सकता है, क्या ये इन्फोर्सिबल करवा सकता है उस चीज को, नहीं, क्योंकि यहाँ A की इंटेंशन नहीं थी, A की इंटेंशन नहीं थी कि वो B को, अगर B को लंच नहीं देगा तो वो उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है, मतलब एक लीगल इंटेंशन फॉर्म नहीं कर रहा था, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था ये पर कोई भी, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, अगर हम कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर वो इंटेंशन होना जरूरी है, ठीक है,
तभी वो चीज़ इन्फोर्सिबल मानी जाती है. सो नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये इंश्योर करवाना है कि जो राइट्स है ना पार्टीज के, राइट्स और ऑब्लिगेशन, उनको ऑनर किया जाए. अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और अगर इन केस वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरा पर्सन ब्रीच कर देता है तो इसके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है, और ये अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा. तो अब कुछ लीगल रेमेडीज देता है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. किसको दे रहा है? अग्रीव्ड पार्टी को दे रहा है. किसके अगेंस्ट दे रहा है? गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट दे रहा है, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको ध्यान में रखकर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया. ओके, नाउ नेक्स्ट thing which I want to tell you is types of contract. ओके, अब टाइप्स भी आपके अलग अलग बेसिस पर हमने डिवाइड कर रखे हैं, तो आपको पूरा चार्ट यहाँ देखने को मिलेगा. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो उसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, as you can see on your screen, is express contract. Second one is implied contract and third is tacit contract. अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वरना आप ये बात ध्यान रखें कि tacit जो है एक तरह से सब पार्ट ही है आपका implied contract का, ठीक है. अब जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मैं आपको पहले एग्जाम्पल देती हूँ. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ एकदम कह दी गई हो, ठीक है, ओरली या फिर इन राइटिंग, तो वो एक्सप्रेस हो जाती है ना. जैसे लेट मी जस्ट गिव यू एक स्मॉल एग्जाम्पल हियर. जैसे एक पर्सन है ए, वो ऑफर कर रहा है बी को अपना लैपटॉप सेल करने के लिए, ठीक है. दिस पर्सन ए इज़ फ्रॉम आगरा एंड दिस पर्सन बी इज़ फ्रॉम दिल्ली. ओके, इसने ए ने लेटर लिखा बी को. he offered this thing via letter. okay, then बी ने ये लेटर एक्सेप्ट करा, ऑफर को एक्सेप्ट करा. अब ये इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस इज सेड टू बी अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ वो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके एक्सप्रेस होते हैं, जो कि या तो क्रिएट होंगे बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, ठीक है. तो ये हो गया आपके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड का मतलब है कि जो वर्ड्स बोलकर या लिखकर नहीं, बल्कि कंडक्ट से शो हो जाता है, ठीक है. मतलब जो चीज़ इम्प्लाइड होती है, जो ओरल नहीं है, रिटन नहीं है, तो आपको कंडक्ट से शो हो जाएगी, दैट इज इम्प्लाइड. ओके, नेक्स्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह से कंडक्ट से ही शो होता है. मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम बहुत बार क्या होता है, बस में चढ़ जाते हैं, है ना, बिना बस कंडक्टर को पूछे कि वेदर वी कैन एंटर इनटू द बस और नॉट. तो यहाँ पर हमने एक तरह से क्या करा है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही करा है, मतलब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ही करा है, ठीक है. यहाँ हमें शो हो गया हमारे कंडक्ट से कंडक्टर को कि वो जर्नी करना चाहता है, मतलब हम जर्नी करना चाहते हैं और हम उसके लिए कंसिडरेशन पे करेंगे. या फिर सेकंड एग्जांपल, जैसे हम कैश ऑब्टेन करते हैं एटीएम से, तो वहाँ पे भी हमारे कंडक्ट से शो हो जाता है, ठीक है, कि अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, ठीक है. तो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है. तो इम्प्लाइड का ही सब पार्ट है टैसिट. यहाँ पे मेनली जो डिफरेंस है वो ये आता है कि यहाँ साइलेंस में काम हो जाता है, हमें कुछ भी ऐसे एक्टिविटी नहीं करनी, बस हमारी चुप्पी ही सब कुछ यहाँ शो कर देती है, तो दैट इज टैसिट. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. दिस स्पेलिंग रॉन्ग है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है. तो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी 3 टाइप के हैं: एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिए हैं, परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज. ओके, मतलब जैसे अगर हमने ए ने बी को जो प्रॉमिस किया था लैपटॉप सेल करने का, उसने लैपटॉप भेज दिया और दूसरी पार्टी ने उसकी कंसिडरेशन भेज दी, तो यहाँ हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, देयरफॉर इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर क्या है कि जो
चीज अभी परफॉर्म नहीं हुई है, मतलब जिसको फ्यूचर में परफॉर्म करना है, ठीक है, वो हो गया आपका एग्जीक्यूटरी, मतलब विच विल बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पार्टली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और पार्टली अभी एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो अब बहुत चीजें हो सकती हैं, वो जैसे मान लो कि एक तरफ से लैपटॉप चला गया पर कंसिडरेशन अभी नहीं आए, तो ये आधा एग्जीक्यूट हो गया है पर अभी आधा एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। हो सकता है कल परसों तक कंसिडरेशन आ जाए, तो दैट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, ठीक है। तो इसमें यूनिलेटरल, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक यूनिलेटरल और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है तो दैट इज यूनिलेटरल, और बायलैटरल का मतलब है कि एक पार्टी की परफॉर्मेंस जो है, ऑब्लिगेशन जो है वो पेंडिंग है ना, और एक ने परफॉर्म कर दिया। और बायलैटरल में क्या होता है कि दोनों की ही ऑब्लिगेशन पेंडिंग होती है, ऑब्लिगेशन पेंडिंग, तो दैट इज बायलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। तो ऑन एनफोर्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। फर्स्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे हम देख रहे हैं, मैंने आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। तो फर्स्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? देखो, जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे असेंशियल्स फुलफिल हो जाएंगे, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक अलग से मैं लेक्चर इस पे दूंगी, तो आप उसमें देखिएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन कौन से असेंशियल्स होते हैं। तो जिसमें सारे असेंशियल फुलफिल हो जाते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2J, दिस इज 2J, ओके। तो देखो, आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, यहां हमने टर्म यूज करा कॉन्ट्रैक्ट, यहां हमने टर्म यूज करा अग्रीमेंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कभी तो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जब ये बने होंगे तब ये वॉइड नहीं होंगे, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अब ये एनफोर्सिबल नहीं रहे, ठीक है। पहले जब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दे वर वैलिड, तभी वो बन पाए, ठीक है, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो सीज कर गए किस चीज के लिए? टू गेट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। नाउ दे आर नॉट एनफोर्सिबल, तो अब क्योंकि वो जो एनफोर्सिबल नहीं रहे तो वो बन गए आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे गुजरात में आप सबको पता है कि लिकर जो है वो बैन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट जब किया था, 500 पेटी सपोज उसको लिकर की चाहिए थी, 500, ठीक है, मतलब 500 उसको जो पेटी हैं वो लिकर की चाहिए थी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट टाइम लिकर वाज नॉट प्रोहिबिटेड इन गुजरात, लेट्स से, ठीक है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। तो तब वो वैलिड था। पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट का रूल आया, अभी तक इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, दोनों ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया था, और एकदम से रूल आ जाता है बाद में कि लिकर बैन हो गया। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो कि वॉइड एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2G क्या होता है कि एन एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल नहीं है बाय द लॉ, मतलब जब वो बन रहा है ना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ही वो एनफोर्सिबल नहीं है, फ्रॉम द डेट व्हेन दे वर मेड, ठीक है, दे आर वॉइड एब इनिशियो भी हम इसको कहते हैं। तो आपको मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी व्हेन आई विल बी डीलिंग विद देम सेपरेटली। नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। इलीगल कौन से होते हैं? जो फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं। और अनएनफोर्सेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाए जा रहे बिकॉज देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू आर क्लियर विद द सेशन। Please don't forget to subscribe the channel and do press the like button for more videos. So bye bye, take care.